हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। लास्ट सेशन में हमने सेल्स लॉ का मीनिंग क्या है एंड इसकी एक्सप्लेनेशन की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे इम्प्लीकेशंस एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है इसका बेसिक आइडिया क्या है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इट मीन्स क्या हो गया, जब भी हम इकोनॉमी में सप्लाई करते हैं, जो अनयूटिलाइज्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब इनको हम काम पर लगाते हैं तो इसके बदले जो भी इनको फैक्ट्री इनकम होती है उससे वो डिमांड करने लग जाते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि जब भी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के बाद फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट जी इंक्रीज हो जाएगी और जिन लोगों की जो इनकम इंक्रीज हुई है वो डिमांड करनी शुरू कर देंगे। तो इस तरह इकोनॉमी में हमेशा ही इक्विलिब्रियम रहता है। तो जी क्या कहते हैं, जनरल ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल, अनएम्प्लॉयमेंट इम्पॉसिबल। तो सेल्स लॉ की मेन इम्प्लीकेशंस क्या हैं, पहले हम वो करते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जी कहते हैं इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के इक्वल है तो ओवर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कभी नहीं होती, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन से क्या होता है, फैक्टर इनकम इंक्रीज होती है। क्योंकि जो इनकम है, इनकम का सिर्फ एक ही पर्पस है, वो है कंज्यूम करना या फिर एक्सचेंज करना। जब हम एक्सचेंज करेंगे इट मीन्स क्या कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं। इस तरह इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाएगी तो ओवर प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो कहते हैं इकोनॉमी में कभी भी जनरल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। नंबर 2, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल। जे कहते हैं जनरल अनएम्प्लॉयमेंट जे भी पॉसिबल नहीं है, जे भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा है। लेबर सप्लाई इंक्रीज होने से जो वेज रेट है वो कट हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। इसीलिए जो प्रोड्यूसर है ज्यादा लेबर की डिमांड करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगी। नंबर 3, पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट आर पॉसिबल। कहते जनरल ओवर प्रोडक्शन एंड जनरल अनएम्प्लॉयमेंट ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट ये पॉसिबल है। हो सकता है शॉर्ट पीरियड में हमारी कंट्री में ओवर प्रोडक्शन भी प्रिवेल कर रही हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रिवेल हो, लेकिन लॉन्ग रन में ये सब कुछ इक्वल होगा। नंबर 4, यूज ऑफ अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज पे फॉर इटसेल्फ। जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है वो अपने लिए खुद ही पेमेंट कर लेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है, जब हम इनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बाद फैक्ट्री इनकम इंक्रीज होती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है मार्केट में सेल होगी तो सेल कर जो भी इनकम आएगी वो फैक्टर्स में, जो अनएम्प्लॉयड फैक्टर्स हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ये अपने लिए अपनी इनकम खुद ही जनरेट कर लेंगे। नेक्स्ट इज इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये कहते हैं इकोनॉमी में हमेशा ही सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल रहती है। हो सकता है शॉर्ट टाइम में जो हमारी सप्लाई है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए या फिर इन्वेस्टमेंट है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाए, लेकिन इसमें क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें चेंजेस आएंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि सेविंग क्या है, जे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है और जो इन्वेस्टमेंट है जे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनवर्स फंक्शन है। सेविंग डायरेक्टली रिलेटेड है एंड इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। नेक्स्ट इज possibility of unlimited output and the growth of capital। कहते जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कितनी चाहे उतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, अनलिमिटेड आउटपुट, और इस तरह ग्रोथ ऑफ कैपिटल भी होती रहेगी। क्योंकि जब हम अनलिमिटेड आउटपुट की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी में जब प्रोडक्शन की जाती है तो प्रोडक्शन में जो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज को जब हम यूज करेंगे तो ये रिसोर्सेज क्या करते हैं, अपने लिए इनकम खुद ही जनरेट कर लेंगे। जब इनके लिए इनकम जनरेट हो जाएगी तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा।
तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं इनको इस बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो इसी इकोनॉमी में रिसेशन मीनिंग जो डिमांड है वो कम हो सकती है। डिमांड कभी भी कम नहीं होगी क्योंकि जितने भी फैक्टर्स है वो फैक्टर क्या करेंगे, अपने लिए खुद ही अपने इनकम जनरेट कर लेंगे और डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह पूरी इकोनॉमी में क्या होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। तो ये कहते हैं डेवलपिंग कंट्री को जितने भी उनकी कंट्री में अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है इनको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज मनी इज बट अ वे। मनी है लेकिन इसका पर्पस क्या है, ओनली एंड ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट मीन क्या हो गया कि जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं वो मनी के थ्रू कर रहे हैं, उसको हम स्टोर नहीं करते हैं, उनका सिर्फ एक ही पर्पस है, एक्सचेंज करने के लिए। नेक्स्ट इज पॉलिसी इम्प्लीकेशन। जो सेल्स लॉ है इन रियलिटी पर प्रिवेल कर है, तभी तो 18th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में जितनी भी इकोनॉमीज है वो लेसिस फेयर पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही थी, जिसमें स्टेट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, जिससे इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्स ऑन ऑब्जर्वेशन। सेल्स भी क्या कहता है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी होगी, इससे क्या होगा, फ्री ट्रेड पॉलिसी हमेशा ही बेनिफिट देती है। अगर हम अदर कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं हम एक्सपोर्ट भी इंक्रीज कर देंगे तो इंपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह हर एक इकोनॉमी में प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थी इम्प्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। इसको केस ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है क्योंकि जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है 1930 के ग्रेट डिप्रेशन ने इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। उससे पहले जो स्टेट्स थी वो इंटरवीन नहीं करती थी, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन में जब ओवर प्रोडक्शन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई, प्राइसेस डिक्रीज कर रहे थे, फिर भी रिसेशन आ रहा था, डिमांड नहीं इंक्रीज हुई, तो मार्केट फोर्सेस उस टाइम फेल हो जाती हैं इक्विलिब्रियम क्रिएट करने में। तब केन्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं और वो अपनी केन्सियन थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल। जी कहते हैं ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन केस कहते हैं इकोनॉमी में हमेशा ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल है। अगर हम कहें इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आएगी आएगी। इट मींस क्या हो गया, अगर सेविंग्स है, सेविंग्स क्या है वो बहुत ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट कम है तो क्या होगा, सेविंग्स है लेकिन इन्वेस्ट नहीं हो रही तो डिमांड फुल कर जाएगी, इसीलिए ओवर प्रोडक्शन इकोनॉमी में पॉसिबल होती है। नंबर 2 जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल। ये कहते थे अनएम्प्लॉयमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम वेज कट की बात करते हैं, वेज कट डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरह से जब वेज कट होगी प्रोड्यूसर को बेनिफिट होगा, वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी, लेकिन दूसरी तरफ ये तो भी देखो जो वेज कट हुआ है लेबर है उनकी इनकम तो डिक्रीज होगी। अगर फैक्टर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी उसकी फर्दर एग्रीगेट डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो हम कहते हैं इकोनॉमिक जनरल एम्प्लॉयमेंट इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है 30 के डिप्रेशन में जब जनरल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही थी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ये कहते हैं मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई ये सब कुछ इक्विलिब्रियम को क्रिएट कर देंगी। मार्केट फोर्सेस अपने आप ही ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू मार्केट फोर्सेस है वो चीज लाते हैं, प्राइसेस में चेंज हो जाते हैं, वेज रेट में चेंज हो जाते हैं, जो क्या करती हैं इकोनॉमी में, गुड्स मार्केट में, मनी मार्केट में सब में इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, जी हमने प्रैक्टिकल देखा है 1930 का डिप्रेशन इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज सेल्स लॉ इज नॉट लॉजिकल। जो से का लॉ है वो लॉजिकल नहीं है। इसने कहा कि डिमांड हमेशा ही सप्लाई की इक्वल होगी। वो कैसे होगी, मार्केट फोर्सेस के थ्रू होगी, लेकिन जब हम इसको कहते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल है, जैसे हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल करते हैं, तो इसमें भी बहुत डिफरेंस है। जिस सब कुछ किसके इक्वल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या करते हैं इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जो सेविंग्स है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, क्या सेविंग्स है मेरी इनकम का फंक्शन नहीं है। अगर मेरी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, मेरे इनकम नहीं इंक्रीज हो रही, क्या मैं सेविंग्स इंक्रीज कर सकती हूँ? नो। तो सेविंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ लेवल ऑफ इनकम का भी फंक्शन है। लाइक दिस
जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है, वो इसके अलावा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का भी फंक्शन है, इसीलिए सी का लॉ लॉजिकल नहीं है। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जी कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या करता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देता है, लेकिन सेविंग इन्वेस्टमेंट की कभी भी इक्वल नहीं होती है। जब भी हमने इकोनॉमी देखा है, सेविंग या तो ग्रेटर होती है या फिर लेस देन इन्वेस्टमेंट होती है, जी कभी भी इक्वल नहीं हो रही, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस तरह एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं आती है, तो इफेक्टिव डिमांड है वो कम हो जाती है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं पहुंचती। तो इस तरह कहते हैं सेल्स का लॉ प्रिवेल ही नहीं करता। नेक्स्ट इज मनी इज नॉट merely a medium of exchange। जो कहते हैं मनी का एक ही पर्पस है, क्या है वो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम ना कर कर स्टोर ऑफ वैल्यू तो भी है। हम मनी को स्टोर नहीं करते, वैल्यू है तभी तो स्टोर हो रही है, आज के टाइम में स्टोर कर रहे हैं। तो हम जब पुराने टाइम में क्लासिकल टाइम की बात करते हैं, उस टाइम तो भी मनी स्टोर की जा रही थी। 18th 19th सेंचुरी में लोग गोल्ड है, गोल्ड के क्वाइंस हैं, सिल्वर के क्वाइंस हैं, इनको स्टोर नहीं करते थे क्या, स्टोर करते थे। इसीलिए मनी है सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम नहीं करती, इसको स्टोर भी किया जाता है, होल्ड भी किया जाता है। नेक्स्ट इज नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन। ये कहते हैं इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, स्टेट को मार्केट में जो चल रहा है चलने दो, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है अपने आप इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेगी। लेकिन ये कहते हैं स्टेट इंटरफेरेंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम क्रिएट हो। जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस टाइम स्टेट को इंटरवीन करना पड़ा था। अगर हम सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें, पॉवर्टी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये कैसे जनरेट होती हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन सिर्फ एंड सिर्फ सरकार के पास है। कोरोना के टाइम में जब पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इस टाइम स्टेट ही है जो रिसोर्सेज फंड प्रोवाइड करा रहा है, जिससे हम डिप्रेशन की सिचुएशन से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो, तो स्टेट इंटरफेरेंस बहुत नेसेसरी बन चुका है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। जो खुद ही मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है जनरल ओवर प्रोडक्शन है और पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट है जो पॉसिबल हो, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम में आ जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या है, जो पॉसिबल रहता ही रहता है। तो लॉन्ग रन कितना लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, लेकिन वी लिव इन द शॉर्ट पीरियड। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम शॉर्ट पीरियड की प्रॉब्लम है, तो हमको इसको शॉर्ट पीरियड में ही सॉल्व करना है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमको नहीं पता 100 साल में 200 सालों में कब इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। तो जब हम रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, हमको इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन में फाइंड आउट करना है। ट्रेड साइकिल्स, जो सेल्स का लॉ है, ट्रेड साइकिल को एक्सप्लेन नहीं करता, जो तो स्मूथ वर्किंग दस्ता है। जैसे सप्लाई हुई, फैक्ट्री इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड होगी, लेकिन इकोनॉमी में बूम, रिसेशन, डिप्रेशन की सिचुएशन तभी आती है। तो जो ट्रेड साइकिल्स हैं वो तो भी चलते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जी सेल्स का लॉ वहां पर वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम टू जनरल इक्विलिब्रियम। जो सेल्स का लॉ है, इसको ऐसे लगता है जैसे किसी एक इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम क्रिएट करके देखा और इसको पूरी इकोनॉमी में हमने अप्लाई कर दिया। हाँ, हो सकता है एक इंडस्ट्री में अगर आप वेज कट करते हो, जो लेबर की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी में हम वेज कट कर देंगे तो डिमांड रिड्यूस होगी। इसीलिए जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है, इसको ही जो कह रहे हैं जनरल इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। केस ने जो प्रूव करके दिखाया है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो भी इस सिचुएशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वो पॉसिबल है। इसको जी प्रूव कर दे रहे हैं। जो केन्जियन का लॉ है उसमें करेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे पॉसिबल होता है। तो आज हमने सेल्स लॉ की एप्लीकेशन एंड क्रिटिसिज्म की, जिसके साथ हमारा सेल्स लॉ ऑफ मार्केट कंप्लीट होता है। होप सो कि सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।